Good morning, everyone. Today we will study chapter Nationalism in Europe of History, chapter 1. Nationalism in Europe. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानो कि ये नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म को समझो। नेशनलिज्म मीन्स पैट्रियोटिक फीलिंग। पैट्रियोटिक फीलिंग, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट लव अमॉन्ग द नेशन। लव अमॉन्ग द नेशन, यानी ये नेशनलिज्म होता क्या है। तो नेशनलिज्म पैट्रियोटिक फीलिंग, अपने कंट्री के लिए प्यार, देशभक्ति की भावना, यानी राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद क्या है, तो भाई ये पैट्रियोटिक फीलिंग है, एक तरह का लव अमॉन्ग द नेशन। आखिरकार इस चैप्टर की जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा देखते हैं। सोरियो की पेंटिंग के बारे में। सोरियो पेंटिंग। नेक्स्ट वन, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी और उसने क्या स्टेप्स लिया था इसके बारे में। यही दो टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा ये सोरियो की पेंटिंग के बारे में यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से करीबन 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं सोरियो की पेंटिंग को समझते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियो। सोरियो की ये पेंटिंग, फ्रेडरिक सोरियो। क्वेश्चन रहेगा हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। तो फ्रेडरिक सोरियो ये एक फ्रेंच पेंटर था, यानी फ्रांस का ही एक पेंटर, और इसने एक पेंटिंग तैयार किया था। अपने पेंटिंग को तैयार किया था, एक विजुअलाइज किया था अपनी एक इमेजिनेशन को। और वो अपनी इमेजिनेशन में उसने एक जो उसका इमेजिनेशन एज अ ड्रीम था, उस ड्रीम में वो एक मैसेज देना चाहता था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसका सोशल रिपब्लिक। आखिरकार फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी बेटा, इसने बनाया था 1848 में, ठीक है। और इस पेंटिंग में इसने क्या बनाया था इसे देखते हैं। एक्चुअली फ्रेडरिक सोरियो के माइंड में ये जो इमेजिनेशन क्यों आया, तो आपको याद होगा अभी हम जो पेंटिंग इसने बनाया था 1848 में, और आपको पता होगा कि बिफोर 19th सेंचुरी। अब ये 19th सेंचुरी कहने का मतलब 19 तो आप जानते ही हो कि 1800 से लेकर 1900 का जो टाइम पीरियड होता है वो 19th सेंचुरी। तो इस 1800 से पहले का सिचुएशन ये था कि यूरोप और अमेरिका की जो इसके अंडर में जो नेशन थे ये सभी अलग अलग थे। यानी कि यूरोप बहुत सारे नेशन से मिलकर बना हुआ है, और उस समय नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कहने का मतलब कि यूरोप में बहुत सारे नेशन मिलकर, यूरोप का तो उन लोगों ने फॉर्मेशन किया था, लेकिन सभी का अपना अपना डिफरेंट कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सारा चीज अलग अलग था, ठीक है। अब मान लेते हैं एक्स कोई नेशन है, इसका अलग कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, इसका कोई ये कोई वाई है, इसका कोई अलग अलग। तो इससे क्या होता था कि लोग अपने ही नेशन के बारे में सोचते थे, दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते थे।
और अब सूर्यो ने जो इमेजिनेशन किया था, इसका इमेजिनेशन था कि जो डिफरेंट जो नेशन है उनका एक कॉमन आइडेंटिटी होना चाहिए। और वो कॉमन आइडेंटिटी क्या था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के वन हैंड में इसने दिखाया टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। इसके वन हैंड में था चार्टर ऑफ मैन, चार्टर ऑफ मैन। उसके बाद इसने दिखाया कि यूरोपियन और अमेरिकन नेशन के सभी लोग अपने अपने कंट्री का फ्लैग लेकर यहां से मार्च कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। मार्च किया और अपने अपने नेशन का ये क्या ले रखा है? फ्लैग ले रखा है। ये फ्लैग लिए हुए हैं और यहां से पास कर रहा है। और पास करते हुए यहां पर ये सारे लोग इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या दिखा रहे हैं? होमेज दिखा रहे हैं। होमेज बोले तो ये इसको अपना सिर झुका रहे हैं इसके सामने। मीन्स ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या मान रहे हैं? कॉमन आइडेंटिटी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? कॉमन आइडेंटिटी। ये कॉमन आइडेंटिटी यानी कि यूरोप कहीं ना कहीं अगर यूरोपियन और अमेरिकन पीपल किसी एक को कॉमन आइडेंटिटी मान रहे हैं तो क्या ये कमिंग टुगेदर हो गए कि नहीं? एक साथ आ गए कि नहीं? और जब एक साथ आ गए तो सूर्यो का तो एक इमेजिनेशन था कि पहले का वर्ल्ड डिफरेंट टाइप का था और अभी का जो वर्ल्ड होगा सभी एक साथ आ गए और एक साथ आने के बाद उनका अपना कॉमन आइडेंटिटी हो गया और जिसके कारण वो एक नेशन स्टेट को डेवलप करना चाह रहा था, एक नेशन स्टेट के कंसेप्ट को डेवलप करना चाह रहा था। आखिरकार सूर्यो की जो इमेजिनेशन थी यह एक यूटोपियन विजन थी। कैसा विजन? यूटोपियन विजन थी। ये यूटोपियन विजन मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा ड्रीम जिसे हम आंख खोलकर सपने देखते हो। कहने का मतलब यूटोपियन कि हम एक ऐसा सपना देख रहे हैं, ऐसे ड्रीम को देख रहे हैं जो मेरा कभी फुलफिल नहीं। तो ये था यूटोपियन। इसका मतलब होता है यूटोपियन का यही मीनिंग होता है कि हम सब चीज सोच रहे हैं कि ये चीज होना है लेकिन वो होने वाला होता नहीं है। तो वैसा ही ये इसका फ्रेंच पेंटर का एक इमेजिनेशन था कि यूरोप के ऐसा कभी तो हो नहीं सकता था कि भाई सिस्टम ही दूसरा है, सब अपना अपना अलग सोच रहे हैं और कैसे वो सभी एक साथ आएंगे और एक को अपना कॉमन आइडेंटिटी मानेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आखिरकार सूर्यो की जो पेंटिंग थी ये 4 सीरीज की पेंटिंग थी, 4 सीरीज की ये पेंटिंग थी। और इसी पेंटिंग में सूर्यो ने दिखाया, एक तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखा दिया, इसने हेवन से एक तो इस पेंटिंग के अपर पोर्शन में और इस पेंटिंग के फोरग्राउंड पे, क्या है फोरग्राउंड पे, इसने क्या दिखाया कि यहां पर डेस्पोटिक रूलर्स के रुइंस फैले हुए। डेस्पोटिक रूलर्स के रुइंस फैला हुआ है। रुइंस मतलब विध्वंस होता है और रूलर यानी डेस्पोटिक मतलब क्रूएल रूलर का। कैसा रूलर? क्रूएल रूलर के रुइंस यहां पर फैले हुए। कहने का मतलब कि आखिरकार हम इस कॉमन आइडेंटिटी को अगर डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं वो वहां पर जो एस्टैब्लिश पहले का मोनार्कियल सिस्टम होगा उसको जब तक हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हम न्यू टाइप के सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकते। दैट्स वाई इन लोगों ने क्या दिखाया पेंटिंग में कि यहाँ के फोरग्राउंड पे डेस्पोटिक रूलर यानी क्रूएल रूलर के रुइंस फैले हुए हैं, उसके एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ पे फैला हुआ। आखिरकार इस पेंटिंग के अपर पोर्शन में यह दिखाया कि यहां से जीसस, एंजल्स, सैंट, ये इन लोगों को ब्लेसिंग दे रहा है। किसको ब्लेसिंग दे रहा है? ये यूरोपियन और अमेरिकन पीपल को ये लोग ब्लेसिंग दे रहे हैं। और किस टाइप का ब्लेसिंग दे रहे हैं? तो ये ब्लेसिंग दे रहे हैं फ्रैटर्निटी का। किसका? फ्रैटर्निटी का, कि भाई ऐसा ही भाईचारा को बना के रखो। ठीक है, तो इस टाइप से सूर्यो की ये पेंटिंग थी। सूर्यो की पेंटिंग में आपने देख लिया क्या क्या सूर्यो ने दिखाने की कोशिश किया था। सूर्यो की ये पेंटिंग यूटोपियन विजन पे बेस्ड थी। कब आई थी? 1848 में आई थी। और इसने क्या विजुअलाइज करना चाह रहा था? एक अपने ड्रीम को दिखाना चाह रहा था जहां पर डेमोक्रेटिक यानी कि गवर्नमेंट इलेक्ट हो, यानी कि वहां पर रिप्रेजेंटेशन के जरिए गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, पीपल उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट करे और सोशल रिपब्लिक पर बेस्ड हो, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के कोई काम कर सके। अब यहाँ पर देखो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के वन हैंड में चार्टर ऑफ मैन है। चार्टर ऑफ मैन कहने का मतलब लोगों के लिए राइट की बात की गई है। क्या है? लोगों के राइट की बात की गई है।
ठीक है। और टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट कहने का मतलब अब एक नया टाइम आ गया है जहां पर सारे लोग एक मतलब किसी एक को अपना कॉमन आइडेंटिटी मानना। तो ये सारा चीज आपने देख लिया और ये सोयो की ये पेंटिंग का विजुअलाइजेशन था और इसमें अपने क्या दिखाने की कोशिश किया ये आपने समझ। अब फिर आते हैं दूसरा टॉपिक में कि यहाँ पर हम दूसरा टॉपिक हम जानेंगे कि रेनन, यहाँ पर रेनन को जानेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेशन, नेशन क्या है। तो नेशन को अर्नेस्ट रेनन ने क्या डिफाइन किया, हम इसे पढ़ें। यहाँ पर सेकेंड टॉपिक है आपका व्हाट इज नेशन। व्हाट इज नेशन बेटा, रेनन के डेफिनेशन से पहले, अर्नेस्ट रेनन, इसके डेफिनेशन से पहले नेशन हम किसे कहते, तो नेशन कहते थे कि जहां का कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन वगैरह, एक मान लेते किसी कंट्री में एक ही तरह का कस्टम, कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है तो वो एक नेशन है, ऐसा मानते थे। लेकिन रेनन ने इसके डेफिनेशन को जस्ट इसके अपोजिट में दिया। क्या दिया इसने डेफिनेशन में? रेनन ने कहा नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ, नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन प्रोसेस, यानी कि एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। in which people give their endeavor, devotion and sacrifice। यानी कि नेशन क्या है? नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन प्रोसेस, यानी कि नेशन ऐसे फॉर्मेशन नहीं होता है जहां का कस्टम, कल्चर का ट्रेडिशन सेम हो तो नेशन हो गया। इन्होंने कहा कि नेशन एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, तब जाकर नेशन फॉर्मेशन होता है, जिसमें लोग अपना इंडीवर यानी बहुत सारा ट्राई करते हैं, डिवोशन अपना त्याग बलिदान कर देते हैं और सैक्रिफाइस अपने आप को पूरा झोंक देते हैं उसको। तो जरा देखते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल के जरिए समझो। बेटा इंडिया 1947 में ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है, इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ? एज ए नेशन स्टेट के रूप में फॉर्मेशन हुआ इसका, ठीक है। आखिरकार इस 1947 से पहले का सिचुएशन को जरा देख लो, जरा देख लेते हैं। 1857 से 1857 से लेकर 1947 के बीच में कितने लोगों ने, इंडिया के लोगों ने अपना क्या किया? इंडीवर, इंडिया के लोगों ने बहुत सारा ट्राई अप किया ना, डिवोशन अपना त्याग बलिदान सब कुछ कर दिया ना, जिसमें देखो गांधी को पढ़ते हो, नेहरू को पढ़ते हो, बहुत सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते हो, बहुत ऐसे लोगों ने क्या किया? ट्राई अप किया ना इंडिया को रिलीज कराने में, तो तब जाकर नए नेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो नेशन को रेनन के डेफिनेशन के जरिए नेशन का एक बेस्ट डेफिनेशन तैयार होता है, ठीक है। तो ये आपने जान लिया इसको कि रेनन के अकॉर्डिंग नेशन का डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल में इंडिया वाला डालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपका थर्ड टॉपिक है, वो क्वेश्चन से ही होता है वो टॉपिक, उसको देखो। क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप वे आर टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी आपका थर्ड टॉपिक है व्हाट स्टेप्स वे आर टेकन by French revolutionary during फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहां पर एक यही टॉपिक है जो आपको नेशनलिज्म इन यूरोप में फ्रांस से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है,
ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा चीज नेपोलियन वगैरह के बारे में पढ़ना है, उसके बाद जस्ट हम दूसरे चीजों को देखते हैं। तो देखते हैं कि व्हाट स्टेप वर टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये 9th में भी आपने पढ़ा था, लेकिन वो उस चीज को आपने जाना नहीं था। यहाँ पे देखो क्या, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, एकदम बढ़िया तरीके से इसको समझना पॉइंट बाई पॉइंट। इसमें करीबन 6 to 7 पॉइंट आते हैं, 6 to 7 पॉइंट, जिसमें से 5 पॉइंट अपने माइंड में रखो और 5 पॉइंट यहाँ पे लिख लो। 5 मार्क्स एकदम आपके पास रहेगा। ये क्या है कि क्या स्टेप लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप्स लेयर लिखोगे कि स्टेप्स लेयर क्या स्टेप्स थे। कॉन्सेप्ट ऑफ ला पेट्राई एंड लीसिटियोनी were introduced कॉन्सेप्ट ऑफ ला पेट्राई और लीसिटियोनी वेयर इंट्रोड्यूस, यानी कि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रिवॉल्यूशनरी ने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और वो कॉन्सेप्ट था ला पेट्राई और लीसिटियोनी का। ला पेट्राई मींस क्या होता है, द फादरलैंड, और लीसिटियोनी मींस द सिटीजन। बेटा ये द फादरलैंड का कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि 1 मार्क्स में होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ला पेट्राई, और इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको देखो, द फादरलैंड में ला पेट्राई को समझो। मान लेते हैं अगर एक्स ये कोई फादर है और इसके 2 लड़के या 1 लड़के जो भी हो, ठीक है। मान लेते हैं ये इसका फादर किसी एक लैंड पे वर्कआउट करता है, ठीक है। यानी लैंड पे ये वर्कआउट किया और वर्कआउट करने के बाद इसी लैंड पे इसकी लिवलीहुड डिपेंडेंट थी, यानी क्या डिपेंडेंट, इसकी जीविका डिपेंडेंट थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये फादर की डेथ होती थी बिफोर 1789 का सिचुएशन है, बिफोर 1789 से पहले ये था, और जैसे ही ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई, लोगों ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो इस कंसेप्ट में ला पेट्राई मतलब द फादरलैंड, तो ये सिस्टम क्या था और द फादरलैंड का मतलब क्या था, इसको हम जान रहे हैं। इसमें क्या था कि जैसे मान लेते फादर है और वो किसी लैंड पे काम करते हैं, अब बाय द वे जब फादर की डेथ होती है तो ये लैंड किसका होता था, उनके सन का। लेकिन बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये लैंड किसका हो जाता था, ये रूलर का हो जाता था। किसका होता था, रूलर का हो जाता था। तो लोगों ने कौन सा कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, ला पेट्राई का। ला पेट्राई मतलब कि अब ये लैंड रूलर का ना होकर द फादरलैंड यानी फादर का लैंड होगा, यानी फादर के बाद के जो सन है उनका लैंड हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 10 सिटीजन, यानी कि हम यहाँ के सिटीजन है और हम जो चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो मुझे मिलेगा। तो ये चीज हो गया आपका कि कॉन्सेप्ट ऑफ ला पेट्राई एंड लीसिटियोनी वर इंट्रोड्यूस। इसका मतलब कुछ नहीं, द सिटीजन होता है। ला पेट्राई का आपने समझ लिया कि क्यों ये कॉन्सेप्ट लाया गया, तो इसके पीछे का रीजन ये था कि उसके फादर की डेथ के बाद वो लैंड किसका होता था, उनके बच्चे का ना होकर रूलर का होता था। अब वो लोग चाह रहे थे द फादरलैंड में कि अब वो लैंड किसका हो, इनके लड़के का हो, बच्चे का। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, न्यू हाइम्स एंड ओथ वेयर टेकन। कहने का मतलब न्यू हाइम्स, न्यू टाइप का नेशनल एंथम को कंपोज कर लिया, उसके बाद ओथ लिया। ओथ मतलब शपथ ले लिया कि हमें जो करना है हम उतना कर रहे हैं। तो इस टाइप से न्यू हाइम्स एंड ओथ वेयर कंपोज्ड। हाइम्स को कंपोज्ड किया, कंपोज्ड, एंड ओथ को क्या किया, टेकन, यानी ले लिया। उसके बाद है उन्होंने फ्रेंच को एज अ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, लैंग्वेज बनाया। ठीक है। 4th नंबर, और क्या किया, और उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वर इंट्रोड्यूस्ड। बेटा ये नेपोलियन के टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से हुआ था, लेकिन इसको इसी वक्त इन लोगों ने ले लिया था। ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर क्या है कि मान लेते हैं, इसका मतलब समझो, जब ये चीज नहीं था तो इसके पहले क्या था। मान लेते हैं कि अभी 1 kg इज इक्वल टू, हाजीपुर में 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है,
और दिल्ली में जाते हैं 1 kg इक्वल टू क्या, इससे अलग होता है, यही होता है ना। यानी कि इसका मतलब कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट है। और मेजर जो मेजर करते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वो ऐसा ही सब जगह है। लेकिन पहले क्या था, अगर न्यूरेमबर्ग से हम, जब आप पढ़ोगे इसमें आगे हम पढ़ाएंगे कि न्यूरेमबर्ग से हैम्बर्ग जाने में जो ट्रेडर्स होते थे उनमें क्या होता था कि वहां पर एक क्लॉथ की एक मेजरिंग यूनिट थी एल, और इस क्लॉथ की मेजरिंग यूनिट में क्या होता था कि न्यूरेमबर्ग से हैम्बर्ग जाने में मेजरिंग यूनिट में डिफरेंस आ जाती थी, और बहुत सारा डिफरेंस होता है। लग्जमबर्ग बहुत ऐसे एरिया में जाने पर इनका 1 L इज इक्वल टू डिफरेंट होता चला जाता है, कहीं 53.7 कुछ, कहीं पर 52 पॉइंट समथिंग, कहीं पर 48 पॉइंट समथिंग। तो इस टाइप से डिफरेंट होता था, जिसके कारण ट्रेडर को या बिजनेसमैन जो भी थे उनको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था, ठीक है, और बायर्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। इसके लिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस किया। फिफ्थ पॉइंट में देखते हैं, न्यू फ्रेंच फ्लैग वेर इंट्रोड्यूस, न्यू फ्रेंच flag were introduced यानी न्यू फ्रेंच फ्लैग को क्या किया, यानी ट्राई कलर जो इसका था, ट्राई कलर, इसको इंट्रोड्यूस किया। और भी है, और भी एक आध 2 पॉइंट होगा, जैसे नेशनल असेंबली को प्रोक्लेम करता है, नेशनल असेंबली बनाता है, ये लोग प्रोक्लेम करता है, प्रोक्लेम किया। और भी क्या कुछ किया गया, हाँ और भी था, और भी है, बस इतना ही लिखो, 5 से 6 हो गया, काफी है। तो ये सारे स्टेप्स है, और ये स्टेप्स आपके माइंड में होना चाहिए। क्या क्या स्टेप्स है, पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ला पेट्राइलिसिटियोनी, सेकंड वन क्या न्यू हैम्स एंड ओथ टेकन, थर्ड वन फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज, फोर्थ को यूनिफॉर्म सिस्टम, और फिफ्थ को क्या दिखाओगे, न्यू फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया और नेशनल असेंबली को प्रोक्लेम किया। और इसी के साथ आपका चैप्टर